नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 10 के जो बचे हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे वो देख रहे थे। 27 क्वेश्चन अपन ने देख लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 से 55 तक देखेंगे और आज के क्वेश्चन लगभग इजी क्वेश्चन है जिनकी चर्चा अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरक की पहचान कीजिए। बाह्य प्रेरक की पहचान कीजिए। तो बाह्य प्रेरक कौन सा है? देखो, कविता पाठ, चित्र बनाना, गणित के प्रश्न हल करना और दौड़ में भाग लेना। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखो, चारों कंफ्यूजिंग ऑप्शन है लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है जैसे जो है दौड़ में भाग लेने में जो है आपका एक कंपटीशन झलक रहा है। क्या झलक रहा है? कंपटीशन जो है झलक रहा है। तो जिसमें भी कंपटीशन की भावना जो है ना जहां आ जाती है वो आपका बाह्य प्रेरक होता है। एक प्रकार से कविता पाठ, चित्र बनाना और गणित के प्रश्न हल करना ये सारे आंतरिक कारक हैं, इससे खुद को संतुष्टि मिलती है। लेकिन दौड़ में भाग लेना और यहां जीतने की इच्छा रखना जो है कंपटीशन की भावना है, जीतने की इच्छा, तो यह जो है बाह्य प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज के क्वेश्चन थोड़े इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ जो है आप मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक है क्षुब्ध आंतरिक संतुलन के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। क्षुब्ध का मतलब हो गया एक प्रकार से डिस्टर्बिंग, यानी कि असंतुलित, असंतुलित मान सकते हैं अपन। तो यहां पर पूछा है कि कौन सा अभिप्रेरक असंतुलित आंतरिक संतुलन के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो आंतरिक संतुलन जो है वो कौन बना के रखता है? तो वो जैविक अभिप्रेरक है वो बना के रखते हैं। ध्यान रख लेना, जैविक अभिप्रेरक अपनी जो है शरीर से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैविक नाम आ जाए तो ध्यान रख लेना शरीर से संबंधित होंगे और एक ये होंगे जन्मजात होंगे, ठीक है, और एक आंतरिक होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंतरिक नाम आ गया, इसका मतलब जैविक ही उत्तर होगा इसका। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये जैविक अभिप्रेरक जो है आपके क्षुब्ध यानी कि असंतुलित जो आंतरिक संतुलन है उसको बैलेंस करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रतिभाशाली बालक के कुसमायोजन होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। अभी देखो, कलाम के जो है संडे से जो फाइनल टेस्ट शुरू हो रहे हैं 4, उन फाइनल टेस्ट का सॉल्यूशन अच्छे से देखेंगे और हो सके तो आप जो है उनको पहले अटेम्प्ट कर लेना ताकि आपको जो है अपना लेवल का पता चल जाए। तो एक प्रतिभाशाली बालक के कुसमायोजन होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है पूछा है। विद्यालय में सक्रिय रूप से व्यक्तिगत ध्यान देना। अगर आप विद्यालय में जो है व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे तो कुसमायोजित नहीं होगा बच्चा कभी भी, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है कि एक प्रतिभाशाली बालक के कुसमायोजन होने में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो पहला ही नहीं है। क्योंकि विद्यालय में अगर आपके ऊपर सक्रिय रूप से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है तो आप कुसमायोजित नहीं होंगे। गृह कार्य के प्रति उदासीनता कुसमायोजन का कारण होता है, बिल्कुल। शिक्षा ग्रहण करने के उपयुक्त अवसरों का अभाव भी कुसमायोजन का कारण होता है और अति आत्मविश्वास भी कुसमायोजित कर देता है व्यक्ति को। लेकिन विद्यालय में अगर आप पर सक्रिय रूप से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है तो ये कभी आपको कुसमायोजित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम, कौन सा विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है? वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ये कर रहा है? विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? संवर्धन का मतलब होता है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब और अच्छा करना। कोई भी विषय वस्तु को मॉडिफाई यानी कि जो ज्यादा बेहतर करने का जो काम होता है उसको संवर्धन कार्यक्रम कहते हैं। तो विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना कोई शिक्षक बना रहा है तो वो किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए कर रहा है? तो वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह सब कर रहा है। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। एक बात और मैं बता दूं, साइकोलॉजी की अपन ने अलग से प्लेलिस्ट बना दी जिसमें जो है बहुत सारी क्लासें, पिछली संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लास भी मैंने ऐड कर दी और संस्कृत डिपार्टमेंट वाली प्लेलिस्ट जो है अलग से बनाई हुई है। संस्कृत डिपार्टमेंट वाली प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है तो उसको जरूर देख ले, वहां से क्वेश्चन बहुत आने के चांस बनते हैं, पिछली बार भी आए हैं, तो उनको भी साथ में इसके देख लेना। फिर एग्जाम होने के बाद में मैं आपको ये सबूत दिखाऊंगा कि देखो इतने क्वेश्चन आ गए, तो आपको फिर बुरा लगेगा। इससे अच्छा उनको भी आप देख लें, एकदम नॉर्मल वे में देख लें रिवीजन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके में से के बारे में अनुसंधान क्या सुझाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान क्या सुझाते हैं? देखो, स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो स्वयं को जो है
अधिगम के लिए जो है प्रेम करने के लिए हेतु प्रोत्साहित करना हो सकता है, लेकिन आगे वाले ऑप्शन देखते हैं, कभी भी 4 ऑप्शन पढ़ने से पहले उत्तर नहीं देना चाहिए। उन्हें उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं को याद दिलाना, तो ये प्रोत्साहित करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, पुरस्कार के लिए प्रतियोगी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, तो प्रतियोगिता प्रवृत्ति यानी कि कंपटीशन जो है वो कभी भी जो है पॉजिटिव नहीं माना जाता है। किसमें? जो है साइकोलॉजी में। जहां तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्ति करना, तो सहपाठी शिक्षक नियुक्ति करना यह भी कहीं भी जो है जायज नहीं है। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई भी प्रतिभाशाली बालक है उसको स्कूल में सफलता के लिए आप कैसे प्रोत्साहित कर सकते हो कि उसको खुद को जो है अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, मतलब सीखने से वो जुड़े, सीखने से वो प्रेम करे, उससे ही वो जो है ज्यादा अच्छा सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है? मंद बुद्धि बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? बौद्धिक न्यूनता, बिल्कुल बौद्धिक न्यूनता होती है। असामान्य शारीरिक रचना, तो ये भी होती है। समायोजित, ये नहीं होती। कुसमायोजित होता है बालक, क्या होता है? कुसमायोजित होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मंद बुद्धि बालक जो है वो क्या होता है? कुसमायोजित होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और सीमित प्रेरणा व संवेग होते हैं, बिल्कुल वो सीमित ही सोच पाता है, सीमित ही उसमें अभिप्रेरणा होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार रीट वगैरह में भी आ चुका है। तो हस्तशिल्प जो है आपकी, उसकी जो है शिक्षा किसको जो है दी जानी चाहिए? तो ये शिक्षा जो है मंद बुद्धि बालकों को देनी चाहिए। मंद बुद्धि वाले बालकों को जो है हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जीवन में कुछ बेहतर कर सके। कारण कि बुद्धि का और सृजनात्मकता का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। तो मंद बुद्धि बालक हो सकता है किसी कार्य में अच्छा निपुण हो, कोई हस्तकला में निपुण हो, तो हस्तशिल्प की जो है आपको शिक्षा या हस्तकला की शिक्षा मंद बुद्धि बालकों को देनी चाहिए। फिर निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु उपचारात्मक विधियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल अपराध के उपचार हेतु उपचारात्मक जो विधियां है उसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले टोकन इकोनॉमी का प्रयोग करना, तो ये इसमें सम्मिलित है, ध्यान रख लेना। टोकन इकोनॉमी नया नाम हो सकता है आपके लिए। टोकन इकोनॉमी जो है इसको उपचारात्मक शिक्षण की विधि माना जाता है। पुनर्वास पद्धति, आपने देखा होगा बाल अपराधी जो होते हैं उनको पुनर्वास, जो उनका पुनर्वास पद्धति है उससे इलाज किया जाता है, बिल्कुल सही है। चिकित्सा एवं जो है परामर्श, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन घरेलू वातावरण एवं अनुशासन, ये जो है इसको जो है बाल अपराध के उपचार के लिए नहीं माना जाता है, ये विधि इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, कुछ नया जो आपको सीखने को मिले उसको डायरेक्ट याद कर लेना आप। जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या शैक्षिक नियम का उल्लंघन करता है तो वह क्या कहलाएगा? जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और शैक्षिक जो नियम है उनका उल्लंघन करता है तो वह क्या कहलाएगा? तो वो आपका अपराधी बालक कहलाएगा, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और शैक्षणिक जो नियम है उनका उल्लंघन करते बालक अपराधी बालक की श्रेणी में आएगा। वापस मैं बता दूं, कलाम के जो है 4 फाइनल टेस्ट होने वाले हैं। फाइनल टेस्ट कितने? 4। उनको आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो इनका, या फिर ऑफलाइन भी दे सकते हो, जिन जिन सिटी में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से ये टेस्ट आपको देने चाहिए ताकि आपको लेवल पता चले, कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर और कुछ गलतियों को आप सुधार सको। हालांकि अपन जो है इसको सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन सॉल्व से अच्छा है आप टेस्ट देके देखें। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यवहार समूह बाल अपराधियों में सामान्यतः नहीं देखा जाता? मतलब कौन सा व्यवहार का समूह बाल अपराधियों में जो है सामान्यतः नहीं देखा जाता? बेचैनी, आवेगी और आक्रामकता जो है ये देखी जाती है, बिल्कुल। उद्दंड होते हैं, क्रोधी होते हैं, सहपाठियों को धमकाने वाला व्यवहार बिल्कुल होता है। फिर आपका आंतरिक रूप से नियंत्रित होते हैं, सामाजिक होते हैं, नियमों का पालन करने वाले होते हैं। अगर ऐसे ही होते तो उनका नाम बाल अपराधी नहीं होता, तो ये गलत हो गया क्योंकि अपने को नहीं बताना था। स्नेह, स्थिरता की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता के किस रूप पर अधिक बल देती है? तो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली वर्तमान में जो चल रही है वो व्यक्तिगत भिन्नता के जो है कौन से जो है मतलब रूप पर अधिक बल देती है? तो वो देती है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पर। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता मतलब 2 अलग अलग लोगों में भिन्नता, 2 अलग अलग लोगों में भिन्नता, अलग अलग लोगों में भिन्नता। इस पर जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है अभी जो है सबसे ज्यादा बल देती है। अंतर्वैयक्तिक होती है एक ही व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता, मतलब एक ही व्यक्ति जो है उसमें अलग अलग भिन्नता, एक ही व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता। जैसे एक व्यक्ति खेलने में अच्छा हो सकता है,
लेकिन पढ़ाई में कमजोर हो सकता है। ये चीजें होती है अंतर्वैयक्तिक। लेकिन अंतर्वैयक्तिक का मतलब हो गया कि दो अलग अलग व्यक्तियों में आप समान चीज ढूंढ रहे हो कि एक खेलने में कैसा है, दूसरा कैसा है, एक पढ़ाई में कैसा है, दूसरा कैसा है। तो ये उससे अच्छा अंतर्वैयक्तिक होती है कि अंतर्वैयक्तिक भिन्नता में क्या होता है, एक ही व्यक्ति की अलग अलग जो है भिन्नता देखी जाती है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी और चीज में हो सकता है वो अच्छा हो, तो उस पर ध्यान देकर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली वर्तमान में अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पर ज्यादा काम करती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? संवर्धन आपको बता चुका, मॉडिफाइड जो है प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन से नहीं है। कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना, तो कॉमन यानी कि सामान्य जो कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना, तो ये तो किसी प्रकार का संवर्धन कार्यक्रम नहीं है, ये तो हमेशा ही चलता है। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, बिल्कुल कुछ अलग संवर्धन यानी कि बहुत जो है हाई लेवल की कक्षाएं जो होती है, विशिष्ट कक्षाएं, उनका आयोजन करना। विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना और उन्नत कोर्स प्रदान करना, उनका लेवल जो है बढ़ाने के लिए उन्नत कोर्स जो है प्रदान करना भी है। लेकिन कॉमन कक्षा कक्ष तो उनको वैसे ही अवेलेबल होते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? कल बात कर चुके हैं, विक्टर ब्रूम ने दिया। कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी साइकोलॉजी की तो उसको जरूर देखें हम, क्या, क्योंकि उसमें जो है अपन सब कुछ जो है डिटेल से चर्चा कर चुके। मेस्लो का अभिप्रेरणात्मक जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो मेस्लो का सिद्धांत अपन देख चुके थे। मेस्लो ने जो है 5 आवश्यकताएं दी थी, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की, सम्मान की, जो आत्मीयता की और आत्मसिद्धि की। तो उन आवश्यकताओं पर है ये, वो भी अपन अच्छे से देख चुके, कौन सी उच्च स्तर है, कौन सा निम्न स्तर है। इसलिए जो हमेशा क्रम से ही क्लास देखनी चाहिए आपको। फिर एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, वह है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, वह क्या है? तो वो अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा, वही आपको प्रोत्साहित करती है। फिर आपका कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो विशेष अवसर दिए जाएं, बिल्कुल सही बात है। उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, तो उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराना जरूरी नहीं होता, वरना तो वो कुछ ज्यादा ही जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाने चाहिए, कोई जरूरी नहीं होता। सिर्फ ऑप्शन एक उत्तर हो जाएगा कि उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो अवसर प्रदान करने चाहिए। कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उनको विशिष्ट योग्यता के लिए अवसर प्रदान करो। असाधारण होने की अनुभूति ऐसे नहीं कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें शक्तियों को याद दिलाते हैं, ठीक है, जैसे बजरंगबली को लंका जाने से पहले शक्तियों को याद दिलाया था ना कि अपन याद करो अपनी शक्तियां, जैसे कुछ एक है ना वो वजन, तो वैसे शक्तियों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रतिभाशाली अगर जो है बालक है कोई प्रतिभाशाली, तो विशिष्ट योग्यताओं को लिए जो है अवसर प्रदान करो, अपने आप पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है वो भजन था शायद ऐसे था कि अपनी शक्तियों को याद करो महाबली बलशाली, ऐसा कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा शब्द का संबंध है। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो शब्द है उसका संबंध किससे है? उपलब्धि और एक नाम इसका दूसरा होता है निष्पत्ति। ये भी बात, एक मिनट ये बीच में ओपन हो गया। उपलब्धि और इसी का नाम होता है निष्पत्ति जो है आपका अभिप्रेरणा। तो उपलब्धि और निष्पत्ति अभिप्रेरणा कल की क्लास में अपन देख चुके, किसका जो है देन है ये? मैक्सीलैंड की। किसकी? मैक्सीलैंड की। आप मैक्सीलैंड से याद रखो मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने अपने जो है T20 ODI करियर में बहुत कुछ उपलब्ध किया है या बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की है। फिर निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की ये उपलब्धि है? ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है। कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है? ठीक है, सबसे पहले कि कक्षा का नेता बनने की कोशिश करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, जी नहीं। उससे निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, अपने परम मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होती है ना, मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा, कुछ पाने की, उपलब्धि की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा जो होती है उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कक्षा में जो नेता बनने की कोशिश से कुछ वो पा पाएगा? नेता कक्षा में बनने से कुछ नहीं होगा। कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करे, अच्छी बात है, लेकिन उससे उसको उपलब्धि कुछ हासिल नहीं होने वाली। वो अपने परम मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाता है, लेकिन इससे उसे उपलब्धि कुछ नहीं मिलने वाली। लेकिन उससे अपने निष्पादन स्तर क्या होता है? देखो, निष्पत्ति नाम देने मैंने बताया था ना, इंग्लिश वाले वर्जन में चलते हैं, देखो क्लियर ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, अचीवमेंट कब आएगी? जब आप
परफॉर्मेंस दोगे। मैंने बताया था ना निष्पत्ति अभी ऊपर बताया था, उपलब्धि या निष्पत्ति अभिप्रेरण, तो निष्पत्ति से ही निष्पादन बना है, ध्यान रख लेना। तो उपलब्धि और निष्पत्ति एक ही होती है, और उपलब्धि से ही जो है निष्पादन या निष्पत्ति बनता है। तो ये उत्तर हमेशा मैच ही करेगा, हमेशा की उपलब्धि या उपलब्धि आपको पता ही है, तो ये जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको जो है नहीं आता ना कोई क्वेश्चन, तो भी आप आराम से कर लेते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हर्ज़बर्ग के द्विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार, नाम ध्यान रख लेना, हर्ज़बर्ग के द्विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोग्य घटक नहीं है। तो आपका इन्होंने 2 कारक दिए, कौन कौन से 2 कारक दिए आपको पता होना चाहिए। एक इन्होंने आरोग्य या स्वच्छता घटक दिया, आरोग्य या स्वच्छता घटक दिया, स्वच्छता घटक दिया, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो घटक दिया उसका नाम है प्रेरणा घटक, प्रेरणा घटक या अभिप्रेरणा घटक भी कह सकते हैं। कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। आरोग्य जो घटक होता है इसमें क्या होता है, असंतुष्टि को रोकने वाला होता है। ये असंतुष्टि को, एक मिनट, असंतुष्टि को रोकने वाला, ठीक है। ज्यादातर मैनेजमेंट से संबंधित होता है, मैनेजमेंट से संबंधित, ठीक है। और प्रेरणा अभिप्रेरक क्या होता है, प्रेरणा अभिप्रेरक आपका संतुष्टि या प्रेरणा को बढ़ाने वाला होता है, संतुष्टि या प्रेरणा को बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। अब आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हो, अब आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आरोग्य, यहां पर आरोग्य घटक पूछा है तो आरोग्य घटक असंतुष्टि को रोकने वाला था, किसी चीज से असंतुष्टि होती है ना उससे रोकने वाला, ज्यादातर मैनेजमेंट से संबंधित होता है। ये प्रेरणा घटक जो होता है वो संतुष्टि या प्रेरणा बढ़ाने वाला होता है। संगठन की नीति एवं प्रशासन, ये मैनेजमेंट, प्रशासन मैनेजमेंट से संबंधित है, तो ये तो आपका आरोग्य घटक है। अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये भी मैनेजमेंट से ही संबंधित है। जो अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब एक व्यक्ति का दूसरे से संबंध, ये असंतुष्टि को रोकता है। इसमें प्रेरणा बढ़ना कुछ नहीं है, ये असंतुष्टि को रोकता है कि आपका एक मित्र है। उपलब्धि एवं मान्यता, उपलब्धि एवं मान्यता, और इसके अलावा एक नाम और ध्यान रख लेना आप, वेतन और मजदूरी, ठीक है। देखो उपलब्धि और मान्यता ये क्या करती है, ये आपको संतुष्टि को बढ़ाती है, तो उत्तर ये हो जाएगा। ये क्या है आपका प्रेरणा घटक। कार्य दशाएं, वेतन व मजदूरी, ये वापस जो है ये क्या कार्य दशाएं क्या है, मजदूरी, ये क्या आपकी ये असंतुष्टि को कम करने वाले होता है वेतन और ये, ठीक है। वेतन कभी भी आपको जो है संतुष्टि को बढ़ाता नहीं है, असंतुष्टि को रोकता है मतलब कम करता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रेरणा घटक हो जाएगा। वापस देख लो इसको, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके कि कैसे जो है आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। हर्ज़बर्ग का जो द्विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसमें 2 घटक होते हैं, आरोग्य घटक और जो है प्रेरणा घटक। आरोग्य घटक असंतुष्टि को रोकने वाला होता है और मैनेजमेंट से संबंधित होता है, जैसे संगठन की नीति और प्रशासन, ये मैनेजमेंट से संबंधित है। अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध आपको असंतुष्टि को रोकता है। लेकिन उपलब्धि और मान्यता, कोई आपके नाम हो गया, फेमस हो गए, आप उपलब्धि हासिल कर ली, मान्यता हो गई, तो वो संतुष्टि को बढ़ाता है, तो प्रेरणा सिद्धांत प्रेरणा घटक है। और कार्य की दशाएं, वेतन और मजदूरी, ये आपके वापस जो है किस में आ जाएंगे, आरोग्य या स्वच्छता घटक में आ जाएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है जिससे बालक, सशक्त अभिप्रेरणा जो है यहां से अलग पूछो, कॉमा होनी चाहिए थी यहाँ पर। सशक्त जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या होता है, इससे बालक शीघ्र सीखता है, शीघ्र सीखता है, ठीक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक शीघ्र सीखता है। क्वेश्चन नंबर 48, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये कथन किसका है, तो स्किनर का है ये कथन, ध्यान रख लेना। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है स्किनर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में
जो है मदद करना। कर्महीन तरीके से, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो ये उत्तर आ जाएगा अभिप्रेरणा कर्महीन नहीं कर्मबद्ध तरीके से जो है गतिमान करने में मदद करती है। जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, तीनों सही है, लेकिन पहला क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिवर्ती की विशेषताओं के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, अभिवर्ती जन्मजात होती है, कल ही बात कर चुके हैं, अभिवर्ती अर्जित होती है। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। अभिवर्ती स्थायी नहीं होती, बिल्कुल परिवर्तनीय होती है। अभिवर्ती में बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल। अभिवर्ती हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। अभिवर्ती हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अभिवर्ती हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभिवर्ती हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु के बीच में जो संतुलन बनता है वही अभिवर्ती होती है, और ये अर्जित होती है और परिवर्तनीय भी होती है। परिवर्तनीय मतलब इसमें बदलाव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, पिछड़े बालकों के लिए जो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा है वो किसने दी। तो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जो है पिछड़े बालकों के लिए दी है, वो दी है सीरियल बर्ट ने। किसने, सीरियल बर्ट ने, सॉरी सीरियल नहीं, सीरियल, ठीक है, सीरियल ही याद आता है, सीरियल बर्ट ने। शैक्षिक लब्धि जो है इसका सूत्र बराबर क्या होता है, EA/CA, ठीक है, इंटू 100। EA जो है आपकी क्या हो गई, जो है शैक्षिक आयु हो गई, एजुकेशनल एज हो गई, ठीक है। CA जो है आपकी क्रॉनिकल एज हो गई या वास्तविक आयु हो गई, वास्तविक आयु, और गुणा 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, किसी अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान है तो उसे किस प्रकार मदद करता है। कोई भी अध्यापक है उसको व्यक्तिगत भिन्नता का अगर ज्ञान है तो उसका किस प्रकार से जो है हेल्प होगी। कक्षा में शांतिप्रिय माहौल बनाए रखने में, तो इसका जो है व्यक्तिगत भिन्नता से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में हो सकता है। आगे देखो, विद्यार्थियों के गृह कार्यों के मूल्यांकन में, तो उसका जो इसे कोई लेना देना नहीं है। विद्यालय की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में, तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर कोई अध्यापक जो है व्यक्तिगत भिन्नता से परिचित है तो शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में वो जो है सहायता होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए। मतलब कोई विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालक है उसकी पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए। बुद्धि परीक्षण को बिल्कुल नहीं, अभिरुचि परीक्षण को बिल्कुल। बात हो रही है विशिष्ट क्षेत्र की, मतलब आप जो है किस चीज में जो है प्रतिभाशाली है, इसके लिए अभिरुचि जो है छात्र की रुचि क्या है उसका परीक्षण करना चाहिए, ना कि बुद्धि परीक्षण। पिछली कक्षाओं के प्राप्तांक का आधार होता नहीं, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है उसका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिभाशाली बालकों की निम्न में से कौन सी विशेषता है। समायोजित एवं सामूहिक रूप से स्थिर होते हैं, बिल्कुल। प्रतिभाशाली बालक एकदम स्थिर होते हैं और समायोजित होते हैं। नेतृत्व का अभाव पाया जाता है, तो गलत बात है, नेतृत्व फुल पाया जाता है उनमें। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, बिल्कुल। शारीरिक रचनाएं असामान्य, तो ये पिछड़े बालकों की होती है, तो पहला और जो है तीसरा सही है, दूसरा व चौथा गलत है। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, समायोजित एवं सामूहिक रूप से स्थिर होते हैं, तो पहला और तीसरा सही है। उत्तर हो जाएगा 1 व 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 और आज का लास्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। कार्यों को मूर्त रूप से समझना हो सकता है। मूर्त रूप से मतलब कोई चीज समझा रहे हो तो उनको सामने मॉडल रखो उसका, ठीक है, मूर्त रूप से समझाओ। विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो पिछड़े बालक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे, स्वयं अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, तो ये हो सकता है। लेकिन बात आ रही है कि पिछड़े बालकों को जो है मानसिक रूप से करना, तो मानसिक रूप से करने के लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना आवश्यक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये अपने जो है जीवा स्टडी पर माइनर टेस्ट 10 के बचे हुए क्वेश्चन थे। अब अपने जो है मेजर टेस्ट 3 के जो है साइकोलॉजी के मेजर टेस्ट 3 के साइकोलॉजी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चन को अपने अगली क्लास में कवर कर लेंगे। फिर संडे को जो फाइनल टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे, और उम्मीद मैं आपसे ये करता हूं कि आप जो फाइनल टेस्ट पहले टेस्ट के तौर पर देंगे। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।